बिहार बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। तमाम विरोधों के बावजूद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री हो गई और देर रात तेजस्वी यादव ने रामा सिंह को मेहनार सीट के लिए पार्टी का सिंबल थमा दिया। रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह मेहनार सीट से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध को लेकर रामा सिंह की आरजेडी में होने वाली एंट्री में देरी हो रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह का इस कदर विरोध कर रहे थे कि उन्होंने बीमार होने और दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बावजूद चिट्ठी जारी कर पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया था। रामा सिंह का पार्टी में आने का इस कदर विरोध था कि तेजस्वी यादव को देर रात रामा सिंह को सिंबल देना पड़ा। हालांकि सिंबल मिलने के बाद रामा सिंह के सुर बदल गए हैं और उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उनकी रघुवंश प्रसाद सिंह से कोई अदावत नहीं थी और वो वोट मांगने के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह के घर भी जाएंगे। जाने के बाद हम घर, बिल्कुल मेरे घर के बगल में उनका मकान है, जब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, हमारे घर से उनके घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं गया हूँ उनके घर पे, पहले भी गया हूँ, उनकी पत्नी मरी थी उस समय भी गया हूँ, उनके यहाँ और भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी मैं गया हूँ, हमेशा गया हूँ। तो नहीं, समर्थन, देखिए समर्थन करना ये तो अपना मताधिकार जो है वो तो उनका अपना अधिकार है, वो समर्थन करेंगे नहीं करेंगे तो उनका विचार होगा। लेकिन हमको जाने में आखिरकार रामा सिंह की जीत हो गई। नहीं, देखिए इसको हम जीत नहीं, हमको अवसर मिला है और मैं जहां कहीं भी रहा हूं अपनी पहचान परिश्रम के बल पे बनाया हूं। और अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तो तमाम विरोधों के बावजूद आखिरकार रामा सिंह की एंट्री हो गई। अब रामा सिंह के सुर भी बदले दिखाई दे रहे हैं। क्या यह माना जाए कि उस इलाके के सियासत भी बदलेगी? अब देखिए अलीम, ये तय था कि तेजस्वी यादव की जो राघोपुर सीट है, जहां से वो चुनाव पिछली बार लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, वहां जो अगली जाति का वोट है, तो जो राजपूत का वोट है, उसको अपनी ओर खींचने के लिए, क्योंकि पिछली बार राजपूतों का वोट तेजस्वी यादव को नहीं मिला था, तो इसलिए वो रामा सिंह एक मजबूरी थी, उनके लिए जरूरी थी कि उनको शामिल करना है, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के जो परिवार वाले हैं या रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद ये दबाव बनने लगा था कि आप रामा सिंह को पार्टी में एंट्री नहीं कराएंगे। लेकिन जब जैसे मामला ठंडा होता गया, मीडिया का दबाव कम हो गया, उसके बाद से धीरे से बैकडोर से रामा सिंह की एंट्री करा दी गई। हालांकि शाम में ही न्यूज 18 को इस बात की जानकारी हो गई थी, शाम को 4 बजे ही रामा सिंह से जब फोन पे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, सिंबल रात में मुझे मिलेगा, क्योंकि इस बात को जानते थे तेजस्वी यादव कि अगर देर रात अगर उनको सिंबल नहीं दिया गया तो शाम में हंगामा हो सकता है, क्योंकि मुकेश रोहतक वहां से उम्मीदवारी ठोक रहे थे, ताल ठोक रहे थे। इसके अलावा जो रघुवंश प्रसाद सिंह के बड़े समर्थक थे वो लगातार कैंप कर रहे थे राबड़ी आवास पर, इसलिए देर रात उनको सिंबल दिया गया। हालांकि इस बात की जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के पास थी, तो उन्होंने रामा सिंह से सवाल भी किया था। उसी समय रामा सिंह ने इस बात को कह दिया कि अगर उनके घर भी जाकर वोट मांगने की जरूरत पड़े, यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह के घर वालों से अगर वोट मांगने की जरूरत पड़े तो उनकी पत्नी जरूर जाएंगी और उनसे कोई पुरानी अदावत नहीं थी। यानी कि उनके जो सुर थे वो बदल गए, क्योंकि उस बात को समझते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह का विरोध, उनके परिवार का विरोध लगातार चलता रहेगा तो जो सेंटिमेंट है वो इनके खिलाफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप रघुवंश प्रसाद सिंह के फेवर में बोले, आपको अगर सिंबल दिया गया है तो आप कम से कम इस बात को समझे कि काफी कठिन हालात में आपको ये सिंबल दिया गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तमाम विरोध के बावजूद भी रामा सिंह पर तेजस्वी ने इसलिए विश्वास किया है क्योंकि राघोपुर सीट के अलावा हसनपुर का इलाका, यानी जो भी राजपूत बहुल इलाका है, शिवहर का इलाका, वहां किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाए, इसलिए तेजस्वी यादव की सियासत भी बदलेगी, ये माना जाए। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आरजेडी विधायक सरोज यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक एक शख्स को गंदी गालियां दे रहे हैं। मामला भोजपुर जिले के बढ़ाड़ा का है। ऑडियो से पता चल रहा है कि विधायक ने उस व्यक्ति ने विकास के काम का ब्यौरा मांग लिया था, जिससे नाराज हो गए सरोज यादव और फोन कर उसे गालियां दे रहे हैं।
शख्स का नाम बंटी पासवान बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो में सरोज यादव जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही धमकी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि सरोज यादव बड़हड़ा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी ने इस बार भी इनको बड़हड़ा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हेलो, क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा। तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको? गाड़ी देके काहे बोल रहे हैं जी? हम आपको मारेंगे। चुपता अभी गाड़ी का बात करता है तुमको। तुम 2 दिन के लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे? हाँ, तुमको विकास 22 साल से तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे? तुम लोग के मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। तो हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अम्बनिया नहीं है, पासवान है जात के। तो पासवान है तो क्या? अच्छा ठीक है जी, ऐसे ही बात करते हैं हम आपसे। जूता से मारेंगे तुमको। तुम पासवान है, पासवान होके तुम ऐसा बोलेगा रे? तुम क्या, तुम्हारा मंजी सा खड़ा क्या किया है? मेरा बाप बेटा के पकड़ा था, ये तुमको नहीं मालूम है? सुनिए ना जी, आपसे तो हम बात नहीं कर रहे थे ना। आनंद हमसे नहीं, ग्रुप में अनाप शनाप बोलेगा। तुमको हिसाब चाहिए। मैंने हिसाब वोट देगा बाप को, काम कराएगा हमसे। आपसे तो हिसाब नहीं न मांगे हम। काम नहीं मांगे। सुनिए, गाड़ी न दीजिए ज्यादा। तुम्हारे बारे में सब पता कर लिए हैं, कहाँ के हो? तो विधायक जी का धौंस देखिए, विधायक जी के धमकी भरे अंदाज को देखिए। जगदीशपुर से आरजेडी उम्मीदवार राम किशुन लोहिया का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुद का संबंध नक्सलियों से होने की बात कह रहे हैं। वायरल वीडियो में वे साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो नक्सलियों से कहकर थाने को ही उड़वा देंगे। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि राम किशुन लोहिया के संबंध नक्सलियों से कितने बेहतर हो सकते हैं। आरजेडी प्रत्याशी पुलिस पर मुकदमे खत्म नहीं होने पर थाने को ही नक्सलियों से उड़वाने की धमकी दे रहे हैं। वे यहां तक की कह रहे हैं कि थाना खुद को पावरफुल नहीं समझे। आरजेडी प्रत्याशी गोली बंदूक तक चलवाने की धमकी दे रहे हैं। खा जाऊंगा दरोगा का, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ गए ना? विधायक जी बोले हैं कि 48 घंटा में ये थाना छोड़वा दे, नहीं तो फिर हम लोग ऐसी देता है आपका एमसीसी का, इसलिए थाना नहीं बुझे कि हम बहुत बड़ा पावरफुल है। खा जाऊंगा दरोगा का। और हमारे साथ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं, बिहार के ब्यूरो चीफ। दिवाकर, साफ साफ दिख रहा है कि टिकट मिलने के बाद अगर ये हालात है तो जीत के बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि धमकी भरा अंदाज, गाली देने का अंदाज और इस तरह की तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप साफ साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से, किस कदर वो जो है, जो थाने के अधिकारी हैं उनको वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो साधारण तरीके के विधायक नहीं है। उनके जो संबंध है वो नक्सलियों से हैं और अगर मुकदमे खत्म नहीं हुए तो वो थाने को उड़वा देंगे, गोली बंदूक चलेगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो बेटे के संबंध है वो एमसीसी से है, वो 3 लाख रुपए का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये खुलेआम लोगों के बीच बैठे हैं, समर्थकों के बीच बैठे हैं और किस कदर बात कर रहे हैं, काफी आपत्तिजनक है। और खुलेआम वो नक्सलियों से संबंध होने की बात कर रहे हैं। तो देखिए धमक कैसी है उनकी और किस तरीके से वो जो थाने के अधिकारी हैं उस पर उसको लगातार चेतावनी दे रहे हैं, उसको लगातार धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उनके वाकई नक्सलियों के साथ संबंध है, और अगर नक्सलियों के साथ संबंध है तो ये बहुत ही खतरनाक है कि ऐसा प्रतिनिधि जो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देता है और कहता है कि उसके नक्सलियों से संबंध है, यानी कि जो नक्सलवाद है, जो नक्सली गतिविधियों को लगातार सह देने की बात है कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं जो नक्सली गतिविधियों को सह देते हैं। तो क्या वाकई रामकिशुन लोहिया के नक्सलियों के साथ संबंध है
या उनका बड़बोलापन है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पे उनके मुंह से ये सारी बातें निकल रही है कि उनके नक्सलियों के साथ संबंध है और वो धमकी दे रहे हैं, किसी मुकदमे को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि अगर थाना मुकदमे को खत्म नहीं करेगा तो वो साधारण विधायक उन्हें न समझे। आरजेडी के प्रत्याशी हैं जगदीशपुर से, और अब आरजेडी को साफ करना होगा, आरजेडी के आला नेताओं को साफ करना होगा कि आपने जगदीशपुर से उनको उम्मीदवार फिर से बनाया है, प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है, और वो नक्सलियों से संबंध की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कई सवाल पैदा करा है और लोगों के जहन में भी एक भय और डर का माहौल क्रिएट करता है कि जो प्रतिनिधि, जो प्रत्याशी मैदान में है, बिल्कुल, तो ये बड़बोला ही कहा जा सकता है। और किस तरीके से प्रत्याशी का धमकी भरा अंदाज है, एक बार फिर से हम सुनवाते हैं। ये बोले हैं कि 48 घंटा में ये थाना छोड़वा देते, नहीं तो फिर हम लोग 18 तारीख को धरना पर बैठेंगे, इसको हटा के रखेंगे। हमने कहा कि उसको हटाइए, नहीं तो जान लीजिए कि जब हम वैसा जिद्दी आदमी जब थाना के घेर लेंगे तो गोली चलेगा, राइफल चलेगा, एमसीसी हमारे पास है, हम थाने उड़वा देंगे। हम वो जान लीजिए, हम कोई सराहन विधायक हम नहीं है, हम नहीं बोलते हैं विधायक है। अभी भी हमारा लड़का 3 लाख रुपया ऐसी देता है आपका एमसीसी का, इसलिए थाना नहीं बुझे कि हम बहुत बड़ा पावरफुल है। और एलजेपी में एक प्लानिंग के तहत 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया और टिकट बेचा गया, ये आरोप लगाया है बिहार एलजेपी तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने, जिन्होंने अब एलजेपी से इस्तीफा दे दिया है। निरंजन सिंह का कहना है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का षड्यंत्र रचा गया, ये आरोप सौरभ पांडे पर लगाया गया है। निरंजन सिंह का कहना है कि चिराग पासवान सिर्फ सौरभ पांडे की बात सुनते हैं और साजिश के तहत रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस को 143 सीटों पर लड़ने वाले फैसले से अलग रखा गया। उनके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन मैं आज इनके कार्यकलाप को देख करके जो पिछले 9 दिन से चल रहा है, मैं आज अपना इनके पार्टी से और पद से इस्तीफा देता हूं। इन्होंने षड्यंत्र की तहत, ये सौरभ पांडे जी एक हैं यहां पे, उन्होंने षड्यंत्र की तहत बिहार में जंगल राज 2 लाने के लिए ये 143 सीट पे लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कम सीट पे लड़ते तो आज एनडीए की सरकार बनती, लेकिन ये क्योंकि इनको ज्यादा सीट इसलिए चाहिए क्योंकि कम सीट में कार्यकर्ता को तो मिल जाता, लेकिन ज्यादा सीट इसलिए चाहिए कि इनको टिकट बेचनी थी। और इनको बिहार से मतलब नहीं है कि बिहार जंगल राज 2 में चला जाए या किस में चला जाए। आज अगर इनको लड़ना ही था तो लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्यों नहीं 40 सीट। आपने बोला कि टिकट बेचने का आरोप है, क्या इन्होंने पैसा लेकर टिकट बेचा है? ये लगभग सारे टिकट ही पैसे लेकर के बेचे हैं। आज भी जो मैं तो यहाँ पे 7 दिन से लगातार देख रहा हूं, ये इसी के तहत सिर्फ पैसे के लिए और षड्यंत्र के तहत कि पैसे भी आ जाए और बिहार भाड़ में जाए, बिहार जंगल राज 2 आ जाए या जो आ जाए, इनको इनसे मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो 40 लोकसभा चुनाव भी लड़ते। आज कह रहे हैं, ट्वीट करते हैं कि 3 साल से बिहार में ये है, पलायन है, मजदूर है, और तो 3 साल से था तो पिछले साल इन्होंने क्यों गठबंधन करके और अपनी, जब इनको अपने जीतने थे तो क्यों गठबंधन में आकर के और सरकार मतलब एमपी बने, और उन्हीं लोगों की मदद से हमारे माननीय, जिनका मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूं, माननीय रामविलास पासवान जी राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने, सौरभ पांडे जी ने और लोगों ने षड्यंत्र की तरह अस्पताल। सौरभ पांडे कौन है? सौरभ पांडे कोई नहीं है, एक समझ ली पार्टी में तो कोई पद नहीं है उनका, लेकिन चिराग जी के असिस्टेंट हैं, लेकिन अभी सर्वे सर्वा बने हुए हैं। और इधर सौरभ पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। सौरभ पांडे ने कहा कि निरंजन सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण देना चाहिए। सौरभ ने कहा कि पार्टी की रणनीति बिहार का विकास करना है। साथ लोजपा नेता सौरभ पांडे हैं, जिस तरह से एक कार्यकर्ता निरंजन सिंह ने आरोप लगाया है सीधा सौरभ पांडे पर, इसके बारे में सीधे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा बोला कि क्या नाम है, टिकट बेचते समय टिकट बेचा गया है और भी कई सारी चीजें उन्होंने बोली। हमारे पार्टी में टिकट को लेकर के कई सारे संस्थान बने हुए हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय बोर्ड है। समय है, ये जरूर है कि जिसका टिकट कटता होगा उसको दुख होता होगा, और निरंजन जी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी जुड़े रहेंगे, और ये दुखद है कि वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। और बेबुनियाद बात बोलने के लिए मुझे दुख भी हो रहा है, मैंने सुन रहा हूं तो मेरे को इस बात पे दुख भी हो रहा है
कि ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। आखिर ऐसा आरोप क्यों लगाया? सीधा ये आरोप लगाया है कि सौरभ पांडे टिकट बेचने का आरोप लगाया कि टिकट बेच रहे हैं और जंगल राज पार्ट 2 का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा। देखिए, अगर टिकट बेचने का उनके पास कोई भी प्रमाण हो तो जरूर आपको साक्ष्य दें और उसको आप चलाइए। इसके सिवाय इस विषय पे मैं और क्या बोलूं। अगर कहीं किसी ने भी कोई गलत किया है, मैंने, हमारे और भी पार्टी के किसी नेता ने, तो उसका साक्ष्य दें और आपके चैनल से माध्यम से करूंगा उसको चलाएं, जहां जो चीज होता है वो करें। और रही बात 143 पे, ये पार्टी की आइडियोलॉजी का सवाल। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने और फिर जेडीयू ज्वाइन करने के बाद सबके मन में यही था कि गुप्तेश्वर पांडे विधानसभा में जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी तो यह साफ हो गया कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे। गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू की लिस्ट जारी होने के बाद देर रात फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने चाहने वालों से अपील की है कि वो धीरज रखें। और गुप्तेश्वर पांडे ने फेसबुक पर लिखा है कि अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश और निराश होने की कोई बात नहीं, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। आपका अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो जेडीयू ने अपने कोटे की सभी 115 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। जेडीयू नेताओं के मुताबिक बिहार सरकार ने हर तबके और लोगों का काम किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां नीतीश कुमार ने नई इबारत नहीं लिखी हो। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो देश में ऐतिहासिक हैं। इस मौके पर ललन सिंह, आरसीपी सिंह, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय झा सहित कई नेता मौजूद रहे।